नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावाद के बाद की कविता और प्रगतिवाद के पहले की कविता को वैयक्तिक कविता कहा है। डॉक्टर नगेंद्र, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। हालावाद के संबंध में, हालावाद को प्रेम और मस्ती का काव्य कहा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, किसने दैनिक समाचार पत्र भारत में सह संपादक का कार्य किया। रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो ये किया है नरेंद्र शर्मा ने। 1938 में, कब? 1938 ईस्वी में नेहरू जी ने 38 ईस्वी में नेहरू जी ने इनको अपना सह सचिव या सलाहकार बनाया। किसको? नरेंद्र शर्मा को। इन्होंने प्रबंध, मुक्तक और खंड काव्य लिखे हैं। प्रबंध, मुक्तक और खंड काव्यों की रचना की है। और जन्म इनका नरेंद्र शर्मा का 1913 बुलंदशहर में हुआ। 1913 बुलंदशहर में हुआ। और मृत्यु इनकी 1991 में हुई। कब? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पत्रहीन नग्न गाछ, भस्मांकुर, भूमिजा, प्यासी पथराई आंखें। तो ये मिला है पत्रहीन नग्न गाछ पर 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। और इसमें जो है पत्रहीन नग्न गाछ में 52 कविता संकलित है। कितनी? 52 कविता संकलित है। और भस्मांकुर इनका खंड काव्य है। और यह जो है बरवे छंद में लिखा गया है। खंड काव्य है और बरवे छंद में लिखा गया है। भूमिजा लंबी कविता है। लंबी कविता है। ये सारी रचनाएं नागार्जुन की ही हैं। अगला प्रश्न है, बालेंद्र उपनाम से कविता करते थे शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, रांगे राघव। तो ये करते थे केदारनाथ अग्रवाल। बी ऑप्शन सही होगा। और केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। केन का कवि कहा जाता है। और इनकी पहली कविता, केदारनाथ अग्रवाल की पहली कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की पहली कविता है। और पहला काव्य संग्रह इनका, केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह तो है युग की गंगा। युग की गंगा। और जन्म केदारनाथ अग्रवाल का 1911 में। जन्म इनका 1911 में बांदा के कमासिन में हुआ। कहाँ पर हुआ? बांदा के कमासिन में। और मृत्यु इनकी 2000 में हुई। 2000 ईस्वी में। पूछ लिया जाएगा केन का कवि किसे कहा जाता है, तो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। और इनकी पहली कविता तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। और पहला काव्य संग्रह युग की गंगा। और जन्म इनका 1911 ईस्वी में बांदा के कमासिन में हुआ। मृत्यु इनकी 2000 में हुई। अगला प्रश्न है, आत्मविश्लेषण के कवि हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी कविता में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन जी। हिंदी कविता में
सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या लिखने के लिए? सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। सानेट इटालियन शब्द है और यह जो है सानेट सैंटो का छोटा रूप है। सैंटो का छोटा रूप है। धुन के साथ गाई जाने वाली छोटी कविता है। ल्यूट या वाद्य यंत्र पर गाई जाती है और इसकी शुरुआत सानेट की ग्रीक से हुई है। शुरुआत सानेट की ग्रीक से हुई है। कहाँ से? ग्रीक से शुरुआत हुई है इसकी। और प्रथम कविता, त्रिलोचन की प्रथम कविता है त्रिलोचन की, तो वो है धरती। 1945 में प्रकाशित हुई है, 1945 ईस्वी में। त्रिलोचन का, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म 1917 चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में हुआ और मृत्यु इनकी 2007 में हुई है। त्रिलोचन शास्त्री की मृत्यु जो है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की मृत्यु 2007 में। पूछ लिया जाएगा कि वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म कहाँ हुआ, तो 1917 ईस्वी में चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में हुआ है और इनकी पहली कविता तो धरती, और वो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। हिंदी में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। सानेट एक इटालियन शब्द है जो कि सैंटो का छोटा रूप है। ल्यूट या वाद्य यंत्र पर गाई जाने वाली कविता है। इसकी शुरुआत ग्रीक से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान कथन किसका है? भारत भूषण अग्रवाल, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो ये है भारत भूषण अग्रवाल का। ये जो है प्रयोगवाद के विषय में कहा गया है। यह प्रयोगवाद के विषय में कहा गया कथन है, प्रयोगवाद के से संबंधित है, प्रयोगवाद से संबंधित कथन। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। प्रयोगवाद का पहली बार नाम जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने लिया। प्रयोगवाद का पहली बार नाम लिया, प्रयोगवाद का पहली बार नाम लिया, तो वो किसने लिया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। पूछ लिया जाएगा प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। और प्रयोगवाद का पहली बार नाम किसने लिया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिया। और प्रयोगवाद का समय, प्रयोगवाद का समय जो है 1943 से 1953 ईस्वी है, 1943 से 1953 ईस्वी। 4 सप्तक से प्रयोगवाद का समय माना जाता है, 4 सप्तक के आसपास। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद की शुरुआत किसकी काव्य पंक्तियों से हुई है? केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, नरेश कुमार, नरेश मेहता। तो ये हुई है प्रपद्यवाद की शुरुआत नलिन विलोचन शर्मा की पंक्तियों से। प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा और नरेश कुमार। ये तीनों जो हैं प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं, प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं। प्रपद्यवाद का समय है 1936 से 1938 ईस्वी। और नकेन के प्रपद्य नाम से 1956 से 1958 तक इनकी किसकी? नलिन विलोचन शर्मा की कविताएं प्रकाशित हुई हैं। नकेन के प्रपद्य नाम से, नकेन के प्रपद्य नाम से 1956 से 1958 ईस्वी तक नलिन विलोचन शर्मा की कविताएं प्रकाशित हुई हैं, नलिन विलोचन। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो ये मिली है कितनी नाव में कितनी बार, और यह रचना 1967 में प्रकाशित हुई है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर 1978 ईस्वी में मिला है। कब मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1978 ईस्वी में पुरस्कार मिला। अंतिम काव्य संग्रह, ऐसा कोई घर आपने देखा है, अंतिम काव्य संग्रह है।
ये जो है चारों रचनाएं अज्ञेय जी की है। तो ऐसा कोई घर आपने देखा है इनकी अंतिम काव्य संग्रह है अज्ञेय जी की। आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछ लिया जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञेय को किस रचना पर मिला है, तो आंगन के पार द्वार में मिला है। और अंतिम काव्य संग्रह तो इनका ऐसा कोई घर आपने देखा है, और यह रचना 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कब? 1981 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता नहीं है। चंबल की घाटी, फणीधर, मंजीर, लकड़ी का बना रावण। तो ये जो है मंजीर मुक्तिबोध की रचना नहीं है। यह जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किसकी? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। और यह 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कब? 1941 ईस्वी में 41 में प्रकाशित इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह है प्रकाशित, प्रथम काव्य संग्रह है। मंजीर की भूमिका निराला ने लिखी है। पूछ लिया जाएगा गिरिजा कुमार माथुर की रचना मंजीर की भूमिका किसने लिखी है, तो निराला ने लिखी है। और वह कब प्रकाशित हुई है, तो 1941 में प्रकाशित हुई है। और गिरिजा कुमार माथुर की प्रथम काव्य संग्रह तो वह है मंजीर। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की कौन सी रचना राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है? अंधा युग, कनुप्रिया, देशांतर, ठंडा लोहा। तो ये है कनुप्रिया। ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ठंडा लोहा इनका प्रथम काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती के सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की ही हैं। और ठंडा लोहा 1952 में प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती का। और कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। अंधा युग महाभारत पर आधारित है। अंधा युग महाभारत पर आधारित है। और द्वितीय विश्व युद्ध को केंद्र में रखकर लिखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध को केंद्र में रखकर लिखा गया है। और देशांतर जो है कई रचनाओं का संग्रह है। देशांतर इनकी धर्मवीर भारती की कई रचनाओं का संग्रह है। इसमें विदेशी कविताएं भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव। बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां। काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, बांस का पुल। तो इसमें हमको क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले ये देखेंगे कि रचनाएं किसकी हैं। तो ये सारी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। और काठ की घंटियां को प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। बांस का पुल 1963 ईस्वी। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी। जंगल का दर्द 1976 ईस्वी। तो देखते हैं, काठ की घंटियां सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद बांस का पुल, उसके बाद एक सूनी नाव, फिर उसके बाद जंगल का दर्द। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक, मासिक। तो ये जो है समाचार सुधा वर्षण दैनिक पत्र था। और यह जो है 1845 ईस्वी में दैनिक पत्र था। और यह 1845 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और संपादक इसके समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। और यह पत्र द्विभाषीय पत्र था। द्विभाषी पत्र था।
प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? औरस, पावस, दिगंत, पास। इसमें जो है तद्भव शब्द पूछा गया है, तो पावस जो है तद्भव शब्द है, बी ऑप्शन सही होगा। और इसका तत्सम जो है प्रावृष होता है, प्रावृष। जो इसका प्रावृष का अर्थ है जो वर्षा ऋतु से संबंधित है, जो वर्षा ऋतु से संबंधित है। औरस, दिगंत, पास, ये शेष तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? इसमें उपसर्ग पूछा है और उसमें पूछा गया है कु उपसर्ग किसमें नहीं है? कुपुत्र, कुपथ, कुमार्ग, कुसुम। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कुसुम, क्योंकि कुसुम में कु उपसर्ग नहीं लिखा गया है, नहीं लगा है, और शेष तीनों में लगा है। अगला प्रश्न है, इस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। तो इसमें संधि पूछी गई है, किस में विसर्ग संधि है? तो दुष्कर में, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसका संधि विच्छेद होगा दुह धन कर, और यह विसर्ग संधि है, अहम धन कार होगा, संधि विच्छेद अहम धन कार। और यह जो है व्यंजन संधि है, अहंकार में व्यंजन संधि है। हिमालय का संधि विच्छेद हिम धन आलय, और यह जो है दीर्घ स्वर संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद उत धन लास, और यह जो है व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी? आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक। तो इसमें हमको शुद्ध वर्तनी बताना है, आनुषंगिक, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। शेष तीनों जो हैं इसी के अशुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विसेखी, में अलंकार है? प्रतीप, विभावना, असंगत, व्यतिरेक। तो इसमें जो है व्यतिरेक अलंकार है, डी ऑप्शन सही होगा। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कहा गया है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बता दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका मतलब है कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया, उसका कारण भी, मतलब क्यों उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है तो उसका वहाँ कारण भी दिया जाता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजय, यह किसका पद है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीरदास। तो ये जो है पंक्ति जो है सूरदास जी की है। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। किसका? इन पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के विरह वेदना का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चाँद। तो ये जो है कला और बूढ़ा चाँद, यह जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है, पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, सदासुखलाल। तो ये जो है लल्लूलाल हैं, माधव विलास के रचनाकार लल्लूलाल हैं। यह जो है 1871 ईस्वी की रचना है, 1871 ईस्वी में प्रकाशित है। और लल्लूलाल की अन्य रचना सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल, शकुंतला, प्रेम सागर, शकुंतला, प्रेम सागर, ये सारी रचनाएं लल्लूलाल जी की हैं। और सदल मिश्र ने चंद्रावती अथवा नासकेथोपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुवाद किया है। सदल मिश्र ने चंद्रावती या
अथवा चंद्रावती अथवा नाचकेतोपाख्यान संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया। खड़ी बोली में पूछ लिया जाएगा कि चंद्रावती अथवा नाचकेतोपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में किसने अनुदित किया, तो वो सदल मिश्र ने किया। चंद्रावती का एक अन्य नाम है तो नाचकेतोपाख्यान है। और राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। और सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। सुख सागर पूछा जाएगा कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक तो राम प्रसाद निरंजनी है और सुख सागर के रचनाकार तो सदा सुखलाल हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।